एवरेज इन्वायरमेंट के ऊपर पिछले जो हम 10 सालों का एवरेज ले लें तो 15 से लगभग 20 क्वेश्चन तो हर साल पूछते हैं, इनके बीच में रेंज लाई करती है। तो ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है और इसमें आपको मेहनत कम करनी है और आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। तो चलो, जो सबसे पहली हमारी थीम रहती है इन्वायरमेंट की वो है वाइल्ड लाइफ। अब वाइल्ड लाइफ में प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले वाइल्ड लाइफ में देखो स्पीशीज़ इंडिया में मतलब कौन कौन सी स्पीसीज़ पाई जाती है और कौन कौन सी नेटिव स्पीसीज़ है इंडिया की। तो ये हमारी जो वाइल्ड लाइफ की जो थीम है उसका पहला टॉपिक यह है कि स्पीसीज़ फाउंड इन इंडिया। जैसे कि और डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ हो, जैसे इंडिया में टाइगर, एलिफेंट वगैरह जो भी हो, इनके क्या है कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक देख लेना आप। और जैसे कि मैमल है या क्या है, उनका गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, और कुछ यूनिक बातें हैं उनके बारे में, उनकी फूड हैबिट्स के बारे में। एक बार जैसे ये आया था कि टर्टल्स जो है वो शाकाहारी होते हैं या मांसाहारी होते हैं, तो इस टाइप का आया था, तो वो आप देख लेना कि वो नॉन वेजिटेरियन है कि वेजिटेरियन है, इस हिसाब से। वाइल्ड लाइफ का दूसरा टॉपिक हमारा बनता है नेशनल पार्क एंड देयर लोकेशन। ये इंपॉर्टेंट है और आई वुड सजेस्ट कि डेफिनेटली 2024 में एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, नेशनल पार्क एंड देयर लोकेशन। पहली बात कि नेशनल पार्क जो है वो किस स्टेट में है, ये डेफिनेटली पता होना चाहिए। दूसरा, वहाँ की मेन यूनिक चीज़ कौन सी है, वहाँ से कौन सी नदी पास होती है, कौन सी माउंटेन रेंज वहाँ पे सिचुएटेड है, वहाँ की किस स्टोन स्पीसीज क्या है, ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के पता होने चाहिए। अभी हमारे यहाँ पे 100+ नेशनल पार्क है, तो उनमें से लगभग आप 50-60 पकड़ लो आप मान के। तो 50-60 जो इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे कौन कौन सी स्पीसीज पाई जाती है, कौन सी नदी वहाँ से गुजर रही है, माउंटेन रेंज क्या है, किस स्टेट में लाई करता है, सबसे मेन तो ये है किस स्टेट में लाई करता है, तो ये पूछा जा सकता है। देखो यहाँ से जिस हिसाब से यूपीएससी अपना पैटर्न चेंज कर रही है, सबको पता है कि इंटीजर में इस बार डील कर सकती है यूपीएससी, या पेयर में डील कर सकती है। मे बी अब जो यूपीएससी वो कुछ शॉकिंग करने के लिए इंटीजर में डील कर सकती है। इंटीजर में कैसे, फॉर एग्जांपल कि क्वेश्चन सिर्फ इस एक मैं टाइप बता रहा हूँ कि नीचे नेशनल पार्क के सीरियल नंबर दे रखे होंगे और ये सिर्फ ये पूछा जाएगा कि इनमें से कितने जो है वो फॉर एग्जांपल आसाम में सिचुएटेड है, और मान लो 10 नीचे नेशनल पार्क के नाम लिख रखे हैं और फिर आंसर में लिख रखा कि A5, B6, C7, D8, मतलब कि इनमें से कितने नेशनल पार्क है जो आसाम में है। हो सकता है कि कुछ इनमें से है जो राजस्थान के कुछ मिला के पूछ ले, जम्मू कश्मीर के मिला के पूछ ले, कुछ डिफरेंट स्टेट के मिला के और कुछ आसाम के मिला के, फिर ऐसा एक कुछ इस टाइप का क्वेश्चन बना सकता है। तो पेयर से भी अगर बढ़ के अगर हम कहें कि उससे ज़्यादा टफ कौन सा सवाल होगा, तो वो ये वाला टफ सवाल होगा जहाँ पे इंटीजर में यूपीएससी डील करेगा। और देखो यूपीएससी जो है वो कैट के पैटर्न पे चल रहा है ना, और कैट में भी इस टाइप के सवाल आते हैं। मैंने अभी कैट के जो है वो 2023 का पेपर भी डाला था मैंने ग्रुप पे, तो वो भी आप सी सेट के प्रैक्टिस के लिए देख लीजिएगा। तो नेशनल पार्क एंड देयर लोकेशन ये इंपॉर्टेंट है। जैसे नो क्रैक के ऊपर ही मतलब 2 या 3 बार सवाल आ गया है। एक बार तो ये कि नो क्रैक कहाँ पे है, और एक है कि जो है वो कौन सी वहाँ पे माउंटेन है, माउंटेन रेंज किस माउंटेन रेंज का पार्ट है, जो कि गारो है ना, और यहाँ से कौन सी रिवर पास होती है, ये सब आप देख लेना। नेशनल पार्क एंड देयर लोकेशन, मैप लेना, सारे नेशनल पार्क लोकेट किए किस स्टेट में है, और शॉर्ट में जो भी हो उसके बारे में स्पेसिफिक बात वो लिख देना साइड में। अगला है कि अगली जो हमारी थीम है वाइल्ड लाइफ, उसी के अंडर में तीसरा टॉपिक है हमारा वाइल्ड लाइफ एंड देयर नेचुरल हैबिटेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल यहाँ से भी एक क्वेश्चन आप मार्क कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज जैसे कि लॉयन, टाइगर, तो इनसे रिलेटेड ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। जैसे एक स्टेटमेंट में बोलता हूँ क्या, टाइगर जो है वो ऑल इंडिया में सिचुएटेड है, या कुछ ऐसे स्टेट भी है जहाँ पर टाइगर नहीं पाए जाते हैं, है ना। तो लगभग 18 राज्यों में टाइगर पाए जाते हैं, तो बाकी के राज्यों में नहीं पाए जाते हैं। ये कुछ एक तरीके का इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया जो पूछे नहीं गया। इसी हिसाब से जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, एलिफेंट हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, घड़ियाल हो गए, बारहसिंगा वगैरह, ये सब इनके बारे में आप देख लेना। और स्पेशली जो इम्पोर्टेंट स्पीसीज़ हैं उनके लिए तो अभी अपन हमारी जो 8वीं थीम है ना वो स्पीसीज़ के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो वहाँ पर मैं बताऊँगा कि किसी पर्टिकुलर स्पीसीज़ के बारे में आपको क्या क्या देखना होता है। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना कि इम्पोर्टेंट स्पीसीज़ और उनका नेचुरल हैबिटेट क्या है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगला है कि जैसे कि अगला है जैसे कि हम टाइगर रिज़र्व है, और उसके टाइगर रिज़र्व जो है उसके बारे में भी आप अच्छे से देख लें। टाइगर रिज़र्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंपॉर्टेंट है ना, ये देख लेना। और वाइल्ड लाइफ से सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जहाँ से हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं, हर साल 2 क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट।
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कौन कौन सी बॉडीज़ इस्टेब्लिश की गई है, बॉडीज़ के बारे में देख लेना। दूसरा, अभी हाल ही में हमने जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड किया है, और हमने जो पहले हमारे 6 शेड्यूल थे उसको हमने कन्वर्ट करके 4 शेड्यूल कर दिया। तो रिसेंट अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि 2024 के लिए अगर मेरे से कोई पूछा जाए कि एक ऐसा कौन सा मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, तो वो होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो रिसेंट में अमेंडमेंट हुआ है वो। PT 365 में भी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड है, और लास्ट ईयर की जो PT 365 है उसमें बहुत अच्छे से दे रखा है। तो आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वहाँ से उठा लेना, 2023 के जो हमारा PT 365 है वहाँ से उठा लेना। वाइल्ड लाइफ कंट्रोल, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, सेंट्रल जू अथॉरिटी, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इनके हेड कौन होते हैं, कौन अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर किसका हेड होता है, ये सब आप देख लेना। तो ये सब जो हमारी थीम रहेगी वो है वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड। दूसरी थीम है हमारी पोल्यूशन। पोल्यूशन के ऊपर 2024 में क्वेश्चन आ सकता है, वो है कि देखो यूपीएससी पहले क्या पूछता था, पहले ये पूछता था कि पोल्यूशन के टाइप पूछता था, कौन कौन से इसमें पोल्यूशन है, पोल्यूटेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, पीएम पार्टिकल्स के बारे में बेसिक नॉलेज, पीएम पार्टिकल, ई वेस्ट, इनके बारे में बेसिक नॉलेज पूछता था। अब जो सवाल आ सकता है वो ये आ सकता है कि ऐसे कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा हम पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, या ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव्स ले रहे हैं हम जो या ग्लोबल लेवल पे कौन कौन से इंडिया के इनिशिएटिव है, कौन कौन से डिक्लेरेशंस हैं जो पोल्यूशन को कर्ब करते हैं। तो इस एंगल से आपको 2024 के लिए सोचना है। बेसिकली हम क्या करेंगे कि जो भी PYQ में आ चुके हैं उसके बेसिस पर हम अपना बेस बिल्ड करके 2024 में क्या क्वेश्चन आ सकता है उसके ऊपर हम चलेंगे। तो पोल्यूशन में सबसे इम्पोर्टेंट थीम जो है वो पोल्यूटेंट्स रहते हैं, थर्मल पावर प्लांट या ई वेस्ट या बायोमेडिकल वेस्ट, यहाँ से कौन कौन से पोल्यूटेंट जनरेट होते हैं, SO2, CO2, आर्सेनिक, मर्क्यूरी, कैडमियम, निकल, ये सब पोल्यूटेंट्स यहाँ से जनरेट होते हैं। तो आपको क्या है स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कौन सा पोल्यूटेंट किससे जनरेट होता है। और ई वेस्ट इस साल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इंडिया जो है वो ई वेस्ट प्रोडक्शन में टॉप 5 में है, तो ये भी आपको बेसिकली पता चाहिए ई वेस्ट के बारे में। अगला है कि थर्मल पावर प्लांट क्या होते हैं, यहाँ से कौन कौन से पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, आयरन स्मेल्टिंग प्लांट, फ्लाई ऐश क्या होती है, कॉपर स्लैग या आयरन स्लैग क्या होता है, यूजेस ऑफ स्लैग इन डिफरेंट एरिया, ये भी आप अच्छे से देख लेना। अब स्लैग के बारे में 3-4 बार स्लैग के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। स्लैग के ऊपर आप ये देख लेना कि इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है कि बेसिक होता है। ये मैं सवाल आप पे छोड़ रहा हूँ ना कि स्लैग का नेचर कौन सा होता है, एसिडिक या बेसिक। ये जो फैक्टर ना इसके आसपास यूपीएससी घुमा सकता है आपको। और स्लैग का यूज़ जो है वो सॉइल ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होता है, क्योंकि इसका नेचर, कुछ स्लैग का नेचर एसिडिक होता है, कुछ स्लैग का नेचर बेसिक होता है। तो अगर हमारी जो सॉइल है वो अगर बेसिक है तो उसमें अगर हम एसिडिक स्लैग मिला देंगे तो वो एक तरीके का न्यूट्रल हो जाएगा, पीएच उसका 7 के आसपास आ जाएगा, जिससे उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। तो उसी हिसाब से एसिडिक अगर सॉइल है तो उसमें हम बेसिक, और अगर बेसिक है तो एसिडिक स्लैग मिला सकते हैं। बेसिक नॉलेज अबाउट पोल्यूटेंट भी चाहिए। टेक्निकल क्वेश्चन आ सकता है, बहुत अच्छे चांसेस हैं। पीएम पार्टिकल के ऊपर पहले पूछा गया है, इस बार मेरे हिसाब से ओजोन के ऊपर आ सकता है। ठीक है, ओजोन जो है गुड ओजोन और बैड ओजोन होती है। रोल ऑफ ओजोन इन अल्ट्रावायलेट लाइट्स, इनमें क्या होता है, साथ में ओजोन होल क्या होता है, डॉप्सन यूनिट क्या होती है, पोलर पीस, जो पोलर हमारे क्लाउड्स हैं वो क्या होते हैं, पोलर स्ट्रेटोफिर क्लाउड्स वो क्या होता है, SO2 के बारे में आप देख लेना, NOx, CO, CO2, है ना। ये कुछ मेजर पोल्यूटेंट्स हैं जिसके बारे में बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। अगर गैस है तो ये देख लेना ग्रीन हाउस गैस है या नहीं है, या एसिड रेन करती है या नहीं करती है। एसिड रेन सिर्फ 2 ही गैस करती है, वो है NOx और SO2, है ना। तो ये दोनों जो गैसेस हैं जिसके बारे में पिछले 10 सालों में सिर्फ 2 क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर ही आ चुका है। एक तो 2022 में ही आया है कि एसिड रेन किस किस के कारण होती है, तो उसका मैं SO2 और जो NOx है हमारा वो आंसर हो जाएगा। और एक बार सिर्फ ये पूछा गया कि SO2 और NO2 के कारण क्या होता है, तो मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। पोल्यूटेंट में एक और मेजर थीम है जहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, वो है कि ग्रीन हाउस गैसेज एंड ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंस। यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। आपको 4-5 सब्सटेंस के नाम नीचे दे रखे होते हैं, और फिर ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन कौन से जो पोल्यूटेंट्स है वो ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंस है, तो उसमें वो देख लेना। अगर मैं बोलूँ कि HFC है
ये ODS है या नहीं है, तो ऑब्वियसली HFC जो है वो ODS नहीं है, ये ग्रीन हाउस गैसेस है। इसको किस प्रोटोकॉल के तहत रेगुलेट किया जाता है ये भी आप देख लेना। जैसे ओजोन से रिलेटेड कौन से प्रोटोकॉल है, क्या SO2 या CO NOx से रिलेटेड कोई प्रोटोकॉल है, नाइट्रोजन इमिशन को लेकर कुछ प्रोटोकॉल है, जो भी पोल्यूशन हो रहे हैं। जैसे कि अभी शिपिंग, जो हम ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर के बारे में बात कर रहे हैं, उसके लिए क्लीड बैंक डिक्लेरेशन है। तो इसके बारे में बेसिक नॉलेज आप थोड़ा देख लेना कि पोल्यूटेंट और पोल्यूटेंट को कब करने के लिए कौन से डिक्लेरेशन है, मीनामाटा डिक्लेरेशन क्या है, कन्वेंशंस कौन कौन से, बेसल, स्टॉकहोम, मीनामाटा, ये सब आप देख लेना। पोल्यूशन के रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट थीम्स हमारी निकल के आएगी। तीसरी मेजर थीम रहेगी हमारी इकोलॉजी। इकोलॉजी से देखो बेसिक क्वेश्चन आएगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हमारा जनरेट हो सकता है। इकोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या है, प्रोडक्टिविटी से 2024 में क्वेश्चन आ सकता है। प्रोडक्टिविटी, और वो भी थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी को थोड़ा डीप में देख लेना। फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, और डिफरेंट टाइप के जो भी हमारे लैंड पैटर्न्स हैं उनकी इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है। लेक हो गया, रिवर, ओशियन, लैंड, या कोई मान लो एवरग्रीन फॉरेस्ट, कोरल, तो इनमें प्रोडक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है ये आप देख लेना। इकोटोन के बारे में भी आप थोड़ा सा देख लेना। दूसरी थीम हमारे पास निकल के आती है इसी में ही, इकोलॉजी वाली थीम में, कि टाइप ऑफ बायोम्स, जैसे कि डेजर्ट हो गया, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, इनके बारे में बेसिक कैरेक्टरिस्टिक आप देख लेना। और इनके बारे में, हाँ, इनके बारे में एक ये चीज़ ये भी देखना, इंडिया का मैप लेना और उसमें उन रीजन्स को हाईलाइट कर देना, उन रीजन्स को हाईलाइट कर देना जहाँ पे ये जो है हमारे पाए जाते हैं। अगर मैं पूछूं कि डेजर्ट कहाँ पे है इंडिया में, तो सीधी सी बात है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है। एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, एक तो वो नॉर्थ ईस्ट में पाए जाता है, दूसरा वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। डेसिडियस कहाँ पे है, मोस्ट ऑफ द इंडिया के में जो पाया जाता है वो डेसिडियस फॉरेस्ट होता है। अगर मैं पूछूं कि कहाँ कुछ यूनिक चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, अगर ये है कि ऐसी कौन सी एक स्टेट है या एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर मैंग्रोव, एवरग्रीन और डेसिडियस ये तीनों ही पाए जाते हैं, तो वो अंडमान निकोबार है। तो वो आप बेसिकली आप देख लेना कि कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इनका क्या है। इकोलॉजी से एक और जो हमारा टॉपिक निकल गया था वो है न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल भी इंपॉर्टेंट है। देखो, सल्फर और फॉस्फोरस के बारे में पूछा हुआ है इन्होंने, कार्बन के बारे में नहीं पूछा हुआ है और ऑक्सीजन के बारे में नहीं पूछा हुआ। तो कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन साइकिल के ऊपर डेडिकेटेडली क्वेश्चन आ सकता है। अगर न्यूट्रिएंट साइकिल पे आया क्वेश्चन तो वो नाइट्रोजन साइकिल को डेफिनेटली हिट करेगा। और नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, कौन कौन से बैक्टीरियाज है जो नाइट्रिफिकेशन करते हैं, स्यूडोमोनास क्या करता है, डीनाइट्रिफिकेशन करता है, और अमोनिफिकेशन क्या होता है, ये सारी इसकी प्रोसेसेस हैं जो कि नाइट्रोजन साइकिल में यूज़ आती है। तो नाइट्रोजन साइकिल के बारे में न्यूट्रिएंट साइकिल को आप बहुत अच्छे से देख लेना। एक वेटलैंड के ऊपर इस साल भी डेडिकेटेडली क्वेश्चन आ सकता है। वेटलैंड मतलब ऐसा टॉपिक है कि हर साल न्यूज़ में रहता है और हर साल के लिए इम्पोर्टेंट है वेटलैंड। तो वेटलैंड, रामसर साइट, इनके बारे में आप अच्छे से देखोगे। और इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया ये भी आप देख लेना। नाइट्रोजन फिक्सेशन बता ही दिया हूँ, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और इकोलॉजी में एक नया टॉपिक निकल के आ रहा है, वो है कि न्यू मेथड फॉर इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। देखो, जो हमारा, मैं सीधी सी बात बताता हूँ कि ये थीम चेंज क्यों हो रही है। ये जो थीम्स जो है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यूपीएससी को भी पता है कि जो ट्रेडिशनल सिविल सर्वेंट हैं उनसे इतने अच्छा आउटकम नहीं मिल रहे हैं। तो अब हमको चाहिए थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिविल सर्वेंट, जो टेक के बारे में भी इनको नॉलेज हो, रिसेंट में क्या चल रहा है इसके बारे में भी नॉलेज हो, इंटरनेशनल अफेयर के बारे में भी एक अच्छा ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग रखे, वो टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली हो। तो इन सभी एस्पेक्ट को अगर मिला दे तो ये 21st सेंचुरी के सिविल सर्वेंट की रिक्वायरमेंट है। तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस भी इसी हिसाब से पूछे जाएंगे। तो न्यू मेथड फॉर इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, जैसे कि मियावाकी, वोल्वेचिया, बायोरॉक टेक्निक क्या है, इसके बारे में पूछे गए हैं। तो ये न्यू मेथड फॉर इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, अगर इस बार कुछ इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, या फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये बताया था कि व्हाट आर द टेक्निक्स टू रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट, तो कुछ सेलेक्टिव कैटालिटिक रिएक्टर है,
है ना। तो ये कुछ बेसिक सी टेक्नोलॉजी है, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन टेक्निक है। तो इनके ऊपर अगर इस पर क्वेश्चन पूछे तो हैरान नहीं होना है, क्योंकि ये टॉपिक तो मैं आपको पहले बता दिया हूँ और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप इन टॉपिक को बहुत अच्छे से आप तैयार कर लोगे, तो आपका क्वेश्चन कहीं पे गायब नहीं होगा, यहीं पे रहेगा। चौथी थीम हमारी जो इम्पोर्टेंट थीम है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन पूछता है और इनमें कुछ नहीं करना है। देखो किस टाइप का डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए आपको, और उसके जो डायमेंशन है वो है कि सबसे पहले किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, इंडिया इज़ अ पार्ट और नॉट, और ये है कि इंटर गवर्नमेंटल है या एक तरीके का एनजीओ है। जर्मन वॉच पूछ लेता हूँ मैं, जर्मन वॉच क्या है, तो जर्मन वॉच एक तरीके का एनजीओ है। तो इसी तरीके से डिफरेंट टाइप के जो भी हमारे एनजीओज है या इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बारे में बहुत अच्छे से पता चाहिए। 4-5 में बता देता हूँ, है ना। जैसे साइट्स, फाओ, यूएनसीबीडी, जो हमारे जो 1992 के तीनों ही कन्वेंशन है वो, पेज क्या है, ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के ऊपर इस बार सवाल आ सकता है। और इस बार सवाल ये आ सकता है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी कौन कौन से एरियाज़ हैं जिनको वो फंडिंग प्रोवाइड करती है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, टीप क्या है, ट्रैफिक क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे और कौन कौन से एनजीओज रन कर रहे हैं, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, मैंग्रोव नेटवर्क्स, है ना। और ये सब आप अच्छे से देख लेना। और एक करंट का जो थीम नया नया निकल के आ सकता है वो है कि COP28 में इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं रिगार्डिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, या इंडिया ने कुछ ऐसा इंटरनेशनल सेटअप किया हो, इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे कोई बॉडी बनाई हो या ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया हो जिसके द्वारा क्या हो कि इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन हो। जैसे कि अभी COP28 में इंडिया ने जो है वो ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो अब आपका जो ड्यूटी होगा वो क्या होगा कि आप इसके बारे में 4-5 बातें नोट कर लो अच्छे से। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग ये आ सकता है। 5वीं थीम हमारी बनती है बॉडी से रिलेटेड, और बॉडी में एक तो इंटरनेशनल बॉडी जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कवर हो गया, एक है अपनी इंडिया की बॉडी जो कि या तो किसी एक्ट के थ्रू बनी होगी या कुछ एग्जीक्यूटिव पावर के थ्रू बनी होगी, या कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो सकती है। जैसे कि कुछ एक बॉडी के नाम मैं बताता हूँ कि जैसे एनजीटी है। एनजीटी किससे बना है, एक्ट के थ्रू बना है। एनजीटी एक्ट सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वाटर एक्ट के थ्रू बना है 1974। अगर मैं ये बोलूँ कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है या सेंट्रल जू अथॉरिटी है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, या अपना सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है, तो ये किस के थ्रू बने ये पता होना चाहिए। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के बारे में पिछले 10 सालों में सिर्फ 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, सिर्फ इसी बॉडी के रिगार्डिंग। अगर इस बॉडी के बारे में आपको पता है कि ये स्टेचुटरी बॉडी है या सीधी सी बात इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसको बनाया गया, तो अगर ये बात भी अगर आपको पता है ना, आपके सिर्फ 2 क्वेश्चन बन जाएंगे इससे। देखो ये तो होता है PYQ एनालिसिस का। ये मैं जितने भी सवाल बता रहा हूँ ना, इनके ऊपर एक बार या मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है। तो अगर आपने PYQs को बहुत अच्छे से कर लिया तो अगली बार अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उसको हिट कर लोगे। और मैं डेडिकेटेडली इतना बोल सकता हूँ कि जो भी बच्चे PYQs पिछले 10 सालों के बहुत अच्छे से करके जाएंगे, उनको अदर जो कॉम्पिटिटर है उनके मुकाबले 4 से 5 क्वेश्चन का डायरेक्टली एज मिलेगा। और वो ऐसा होगा कि मतलब यूनिडायरेक्शनल एज होगा, ऐसा नहीं कि सबको एज मिलेगा। जो PYQs का एनालिसिस बहुत अच्छे से करके जाएगा उन्हीं को ही 4 से 5 क्वेश्चन का फ़ायदा मिलेगा। और 4 से 5 क्वेश्चन मतलब कि 8 से 10 क्वेश्चन बहुत होता है। अगला है जो हमारी 6th थीम रहेगी वो रहेगी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो एक तो इमर्जिंग हो रहे हैं और दूसरा ट्रेडिशनली चल रहे हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसे कि बायो रिमेडिएशन, बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, बायो अक्यूमुलेशन क्या है, और जो स्पीसीज़ डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ में रिलेशंस होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन, कॉम्पिटिशन वाले रिलेशन, तो इनके बारे में भी आप अच्छे से देख लेना। और कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ है जिनके द्वारा पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सकता है, थर्मल पावर प्लांट के रिगार्डिंग। CCUS क्या है, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज टेक्निक, इसके बारे में। माइक्रोबीट्स, ग्रीन वॉशिंग क्या होती है, और एसिड रेन के लिए कौन 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 सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी में पूरे जो है वो रन करते हैं। तो इसके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग। अगला है 7th थीम, वो है एक्ट्स। एक्ट्स के ऊपर 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 क्वेश्चन आ सकते हैं।
इन्वायरमेंट के जितने भी एक्ट हैं, देखो इकोनॉमी से रिलेटेड हमने भी एक्ट पढ़े हैं तो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉलिटी के रिगार्डिंग भी हमने एक्ट पढ़े हैं, दे आर रिलेटिवली इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री में भी हमारे जो जो गिने चुने एक्ट हैं 10-15, दे आर इम्पोर्टेंट। पर जो इन्वायरमेंट के एक्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ख़ास करके जो रिसेंट में अमेंड हुए हो या रिसेंट में जो वो काफ़ी चल रहे हो, साथ में किसी एक्ट को अगर 10 साल हुए, 20 साल हुए, 30 साल हुए, 40 साल हुए, 50 साल हुए, या किसी इंटरनेशनल कन्वेंशन को 10 साल हुए, 20 साल हुए, तो 15 साल हुए, 25 साल हुए, तो ये वैसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि न्यूज़ में उस टाइम बहुत रहता है। तो इंपॉर्टेंट एक्ट्स के बारे में आपको पता चाहिए। इंपॉर्टेंट एक्ट्स में आपको बता देता हूँ, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वाटर एक्ट 1974, एयर प्रिवेंशन एक्ट है, एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है, वेटलैंड के रिगार्डिंग हमने कुछ रूल्स निकाले हैं, और फूड से फसाई वाला एक्ट है हमारा, है ना, तो फूड एक्ट ये भी आप देख लेना कि फसाई जो है वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो इसके बारे में भी आप देख लेना। हमारी 8th मेजर थीम है वो रहेगी स्पीशीज़ के ऊपर। ये मैं ये कहूँगा कि अगर क्वेश्चन आया तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। यूपीएससी की मर्जी है, 1-2 क्वेश्चन तो देगी, साथ में 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ जैसे कि मैं नाम ले रहा हूँ, आप लिखते नोट करते रहना इसको, जैसे कि लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको हम गिबी भी कहते हैं, नीलगिरी ताहर, ड्यूगोंग, डॉल्फिन, घड़ियाल, मगर, ओलिव रेडले टर्टल ORT कहते हैं, जो कि अपने जो अपना ईस्टर्न बैंक है, गहिर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ पर काफ़ी पाए जाते हैं। इन्वेजिव स्पीसीज़, जो भी इस साल इन्वेजिव स्पीसीज़ न्यूज़ में रही हो वो पता होना चाहिए, और कुछ जो कन्वेंशनल इन्वेजिव स्पीसीज़ है इसके बारे में बेसिक आइडिया। इसके अलावा खाराई कैमल, रेड सेंडर्स, मैंग्रोव, पेंगोलिन एंड महसीर। अब अगर इन स्पीशीज़ के बारे में आपको 4-5 बातें पता होनी चाहिए। पहले कि उनका गेस्टेशन पीरियड क्या है, यानी कि गर्भकाल की अवधि, है ना, तो वो कितने महीने में जो है निषेचन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चे पैदा करते हैं, बेसिकली ये होता है। तो एक तो इनका गर्भ जो आपको गेस्टेशन पीरियड है वो पता होना चाहिए। दूसरा, इनकी लोकेशन, क्या ये पैन इंडिया इनकी लोकेशन है या किसी एक स्पेसिफिक एरिया में ही ये पाए जाते हैं। अगर मैं पूछूँ कि घड़ियाल है वो कहाँ पे है, तो सबको पता है चंबल रिवर है, तो इनका एक स्पेसिफिक लोकेशन है। अगर मैं बोलूँ कि लॉयन है, लॉयन कहाँ पे है, गिर नेशनल पार्क। टाइगर है, तो टाइगर तो लगभग पैन इंडिया पाए जाते हैं, है ना, 18 राज्यों में। और अगर मैं पूछूँ डॉल्फिन, डॉल्फिन कहाँ पे पाई जाती है, तो डॉल्फिन भी 3-4 टाइप की है। चिलिका में अलग पाई जाती है, और हमारे सिंधु में अलग है, इंडस में अलग है, और हमारी जो गंगा नदी में जो रहती है वो डॉल्फिन अलग है, उसको हम सुसु भी कहते हैं। तो ये इसके बारे में इनके बारे में बेसिक आइडिया चाहिए कि इनकी लोकेशन क्या है। तीसरा, अगर कोई स्पीशीज़ स्टेट बर्ड या स्टेट एनिमल है तो ये वो वैसे ही इम्पोर्टेंट हो जाएगी, तो इसके बारे में भी आपको आइडिया चाहिए। चौथी चीज़, इनका IUCN स्टैंडर्ड क्या है, इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, लीस्ट कंसर्न है, या नियर थ्रेटनेड है, तो IUCN स्टेटस पता होना चाहिए। और पांचवी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है उनकी यूनिकनेस। ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनको अदर स्पीशीज़ से अलग बनाती है, तो इनके बारे में यूनिकनेस भी पता होना चाहिए। अगर मैं पूछूँ टाइगर के बारे में यूनिकनेस क्या है, तो टाइगर इज़ द बिगेस्ट कैट, है ना, तो कैट फैमिली में जो भी सबसे बड़ी जो कैट है वो हमारी टाइगर है, तो इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। साथ में इंडिया का ये तो नेशनल एनिमल भी है, और साथ में कई सारे इनिशिएटिव, चाहे वो प्रोजेक्ट टाइगर हो, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हो, या M-STRIPS हो, पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन हो, T-X2 हो, वाइल्ड लाइफ WWF के जो हमारे कई सारे इनिशिएटिव है, WWF और IUCN मिलकर कई इनिशिएटिव जो है इंडिया में रन कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ टाइगर को कंजर्व करने के लिए। तो कैट रेट सिस्टम क्या, तो ये जो सारे सिस्टम है ये टाइगर से रिलेटेड है। तो ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट स्पीसीज़ हैं जो न्यूज़ में रहती है और ख़ास करके इंडिया के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है, तो उनके बारे में ये 4-5 चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और यूनिक चीज़ें भी इनके बारे में आप अच्छे से देख लेना। तो ये तो होगी हमारी मेजर 8 थीम, है ना।
इसके अलावा 2024 के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट रह सकती है ना, वो रह सकती है एक तो सबसे पहले बायो फर्टिलाइज़र एंड इट्स टाइप, और दूसरा है बायोफ्यूल, और कितने कौन कौन सी उसकी जनरेशन है। शोर आ रहा है ना दीपक, शोर आ रहा है ना कहीं पे, है ना। और इसके अलावा बायोफ्यूल है, बायोफ्यूल की जो कौन कौन सी जनरेशन है, 4 जनरेशन होती है बायोफ्यूल की, तो वो कौन कौन सी जनरेशन्स है। साथ में ई वेस्ट पोल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में आपको बेसिक आइडिया चाहिए। और कौन कौन से ऐसे टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा हम थर्मल पावर प्लांट या आयरन स्मेल्टिंग प्लांट जो है वहाँ से हम पोल्यूशन को कर्व कर सकते हैं। तो बेसिक आइडिया चाहिए, ये 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। चौथा टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा कि माउंटेन्स एंड देयर पीक। अब आप बोल रहे हो कि सर माउंटेन्स और एंड देयर पीक तो ज्योग्राफी का है, ये इन्वायरमेंट से भी लिंक्ड करता है, तो ये भी आप देख लेना। पांचवी थीम जो 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है वो है इन्वेजिव स्पीसीज इन न्यूज़। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। साथ में कुछ स्पीसीज जो न्यूज़ में हो और उसके बारे में तो आपको डेफिनेटली पता होना ही चाहिए, उसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन उठा सकता है। और कुछ ऐसा अजीब से नाम हो, है ना, तो उसके बारे में आपको क्या पता चाहिए कि ये पता चाहिए कि ये स्पीसीज जो है वो उसका नेचर क्या है, क्या ये मैमल है या ये बर्ड है ना, ये एक टाइप का फिश है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। छठी थीम हमारी रहेगी CCUS एंड इट्स कार्बन कैप्चर जो टेक्नोलॉजी है, कार्बन सिक्वेस्टरेशन या कार्बन इमिशन, कार्बन मार्केट के रिगार्डिंग जो रहेगी वो हमारी थीम रहेगी। जियो टेक्सटाइल क्या है, ये हमारी थीम रहेगी जो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा वेटलैंड हाईली इम्पोर्टेंट। और एक क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये है कि टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अगर मैं ये पूछूँ ग्रीन हाइड्रोजन क्या है तो लगभग आप सब बता दोगे। अगर मैं ये पूछूँ पिंक हाइड्रोजन क्या है तो बहुत रेयर होगा कि आप लोग बता सको। ग्रे हाइड्रोजन क्या है, ब्लैक हाइड्रोजन क्या होता है, तो ये सब डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन है। और इसी टाइप से ब्लैक कार्बन क्या है, ग्रे कार्बन क्या है ना, तो ये सब डिफरेंट टाइप का कार्बन हो गया, तो ये सब पता होना चाहिए आपको, टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। एक लास्ट थीम हमारी रहेगी वो है फर्टिलाइज़र एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया या इट्स इम्पैक्ट ऑन वाटर बॉडीज़, फॉर एग्जांपल ओशियन, फॉर एग्जांपल रिवर एंड एज वेल एज ह्यूमन पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है फर्टिलाइज़र का, फर्टिलाइज़र या कुछ केमिकल इंडस्ट्री, है ना। तो ये जो रहेगी वो थीम रहेगी। तो ये सब हमारी जो इम्पोर्टेंट थीम्स हैं, इसके ऊपर हमारी बहुत अच्छे से कमांड होनी चाहिए। और जो विज़न के कौन कौन से आपको टेस्ट लगाना है वो मैं आपको ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। तो इस हिसाब से हमारी तीसरी थीम भी हो जाएगी। पहली थीम PYQs एनालिसिस, दूसरी थीम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और तीसरी थीम जो कौन कौन से क्वेश्चन आपको लगाना है इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, तो वो भी हमारी मैं ग्रुप पे आपको अपडेट कर दूंगा। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। तो अब हमारी तीनों थीम तो हो चुकी है। जो चौथी थीम है वो है कि आप लोगों के डाउट्स, आप लोगों के जो भी जनरल डाउट्स हो वो आप बता सकते हो इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग। सर मुझे इन्वायरमेंट जो है सर उसके लिए बुक्स चाहिए थी, मतलब बुक्स कौन सी रिकमेंड करेंगे आप पढ़ने के लिए? देखो किसी स्टैंडर्ड ऑथर की तो कोई बुक नहीं है, लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आप शंकर IAS को फॉलो कर सकते हो, या PMF IAS की हिंदी बुक है ना। मीडियम। और हिंदी मीडियम हो तो वो वाली शंकर IAS के साथ हिंदी मीडियम में भी आती है, तो एक तो वो, और नहीं तो दृष्टि की एक अच्छी बुक है इन्वायरमेंट की, है ना, तो ये आप देख सर सकते हो। मैंने PW से बुक्स बाई करी है इसकी, तो इन सर मैं उसकी कर सकती हूँ या फिर मुझे दृष्टि की लेनी चाहिए? देखो PW की बुक मैंने देखी नहीं है ना, तो मैं उसके ऊपर कुछ कमेंट करने से बचूंगा। लेकिन अगर कुछ जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं वो सारे टॉपिक्स अगर कवर्ड हो, वो भी कॉम्प्रहेंसिव वे में, तो डेडिकेटेडली आप वही बुक फॉलो करो जिनमें मतलब ये मेजर मेजर टॉपिक्स को एटलीस्ट कवर्ड हो। सर बुक तो काफी मोटी है, लगभग 650 के लगभग में पेजेस हैं उसमें, और पढ़ने में भी ठीक है। हाँ तो देखो कॉम्प्रहेंसिव वे में वैसे तो दिखा रखा है, ठीक सर है। मैंने देखी वो काफी अच्छी बुक है सर PW की, उसमें बहुत बेसिक से अच्छे से समझाया गया है, और दृष्टि कोई बुक है उससे ज्यादा कंटेंट है उसमें। ठीक है, फिर तो आप फॉलो कर मैंने सकते हो। दृष्टि की कोई बुक फॉलो करी है सर, PW की भी देखी हुई है, तो वो ज्यादा बेटर लगी मेरे हाँ चलो, कंपेरिजन। फिर तो बढ़िया है ना। तो फिर मतलब एक ही बुक फॉलो करना, फिर बाद में उस पर अपडेट करते रहना। ऐसा होता है ना कि देखो मार्केट में बढ़िया बुक तो आएगी, ऐसा भी हो सकता है कि एक साल बाद PW से भी अच्छी बुक हो जाए, तो अपने जी को ये सर। नहीं कि हम उस पर शिफ्ट कर जाएं।
हमने जो चीज़ हमारी एक बुक से पढ़ी है, जो हमारी स्टैंडर्ड बुक है, वहाँ से अगर हमने पढ़ लिया है तो बाद में उसी में ऐड करते रहो, वैल्यू एडिशन मटेरियल आप यूज़ करते रहो। उसी में कुछ हो, एक पेज पे नोट किया कुछ चीज़ और फिर वो वही चीज़ अटैच कर दी, तो मेरे हिसाब से वो और ज़्यादा बढ़िया है। सर जैसे हम जो बुक्स पढ़ रहे हैं सर, उसके नोट्स भी तैयार करें जिससे कि एंड टाइम पे हम रिवाइज भी कर पाए। देखो, जैसे मैंने हाँ, जैसे सर मैंने अभी हिस्ट्री की बुक स्पेक्ट्रम, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए है, वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ पढ़ना, तो उसके भी मैं नोट्स तैयार करूँ। देखो अगर आपके पास टाइम है ना, मैं सही रियलिटी में तो ये बताऊंगा कि अगर आपके पास टाइम है तो आपको नोट्स ज़रूर बनाने चाहिए, क्योंकि नोट्स ही एक ऐसी चीज़ है ना जो आपका आपके एंड तक साथ रहती है ना। GS1 का पेपर है, पूरा स्पेक्ट्रम तो रिवाइज करने बैठोगे नहीं, रिवाइज करोगे तो आप अपने शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज करोगे। तो और यही सर जैसे कि मैंने PW से पढ़ाई करी 1 साल तक, लेकिन सारे नोट्स बनाकर भी अगर मैं उन नोट्स को दोबारा उठाकर देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है वो मेरे है ही नहीं नोट्स, जो मैंने बनवाए थे बस वही लिख दिए हैं और मुझे समझ में भी नहीं आते हैं। तो मुझे लग रहा है कि मुझे दोबारा से ही करना पड़ेगा, हाँ तो आप, मैं दोबारा से ही करूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप 2025 के लिए दे रहे हो ना अटेम्प्ट, तो आप दोबारा भी नोट्स बना सकते हो। लेकिन अब आप फिर इस बार नोट्स ऐसे बनाना है कि वापस नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े, नहीं तो फिर नोट्स में ही क्या है पूरा टाइम निकल जाता है। ठीक सर, ठीक। और C सेट में जैसे कि प्रॉब्लम आ रही है ना, C सेट में, तो C सेट के लिए देखो यार, प्रैक्टिस प्रैक्टिस इज़ द ओनली की। इसके अलावा आप SSC के लेक्चर फॉलो कर सकते हो जिन्होंने पहले कहीं पे फॉलो किए हो। लेकिन अगर आपने SSC के लेक्चर फॉलो कर लिए हैं अभी तक, तो मैं आप सिर्फ आपको ये कहूँगा कि आप प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? एक तो यूपीएससी के PYQ जो भी यूपीएससी ने C सेट में पूछे हुए हैं, उन PYQs का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। साथ में आप अगर एक बार उनसे कंफर्टेबल हो जाओ थोड़ा, तो फिर आप कैट के भी सवाल कर सकते हो। और कैट के सवाल आपको कहाँ से मिलेंगे? मैं ग्रुप पे सारे जो कैट के पेपर्स हैं वो सारे पेपर में डाल दूंगा। तो कैट के पेपर कोशिश करना सोल्व करने के लिए। अगर सोल्व ना हो ना तो कोई इतना दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर सोल्व हो जाए तो और भी बढ़िया है। वरना यूपीएससी के आप सवाल, यूपीएससी C सेट के सवाल तो आप लगा ही लेना। और साथ में कॉम्प्रिहेंशन है तो उनकी ट्रिक्स पकड़ो। कॉम्प्रिहेंशन में देखो, इजी कॉम्प्रिहेंशन है ना, तो उसमें तीन, मतलब मैंने भी यूपीएससी के पिछले जो साल में सवाल आए हुए हैं उनमें, मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने की ही ज़रूरत नहीं है। 10 सेकंड सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन पर आप नज़र मार लो कि ये बात कहना चाह रहा है, और फिर बाद में उसका पूछते हैं कि भाई इसका जो समरी है वो क्या होगा। तो ऐसी मतलब तीन ऑप्शन तो इतना घटिया ऑप्शन रहता है कि आप देखते ही उसको मतलब एलिमिनेट कर देते हो, तो वही चौथा ऑप्शन करेक्ट होता है। तो कॉम्प्रिहेंशन की ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। साथ में मैथ्स के रिगार्डिंग तो मैं यही कहूँगा, मैथ्स और जो रीजनिंग के रिगार्डिंग यही कहूँगा कि प्रैक्टिस ही आपको बचा सकती है। मतलब प्रैक्टिस ही आपकी नया पार लगेगी, और कोई ऐसा नहीं है। और मैं तो ये भी नहीं, मतलब SSC की जो कोचिंग्स है उसकी भी एक लिमिट है, वो भी एक लिमिट तक ही काम आएंगे। C सेट के 15 क्वेश्चन ही होंगे, आप भले SSC के आपने कितनी कोचिंग कर रखी हो, C सेट के सिर्फ 15 क्वेश्चन ही होंगे। बाकी जो अदर क्वेश्चन है ना, वो आपके प्रैक्टिस ही लेके जाएगी। तो जितना आप बढ़िया प्रैक्टिस करोगे ना, उतना बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। सर पीवाईक्यू के लिए धर्मेश जाखड़ सर हैं, उनकी जो बुक आई हुई है उससे पीवाईक्यू कर रहा हूँ मैं सर, तो भाई ठीक है ना वो? भाई बेस्ट बुक है ना PYQs के लिए, वो अच्छी बुक ओके सर। है, follow। सर वो आप बता रहे थे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस वो टेस्ट सीरीज के लो मार्क्स के लिए। अच्छा, टेस्ट सीरीज का लो मार्क्स, हाँ लो ठीक है। देखो, आते रहते हैं लो मार्क्स, आते रहते हैं, कभी कभार ज़्यादा भी आते हैं। कुछ इजी टेस्ट में ऐसा भी होता है कि आप 130 भी क्रॉस कर जाओगे, 120, 110, है ना। तो ऐसा भी क्वेश्चन आप मार्क्स ले आओगे। कोई पेपर रहेंगे, रहते हैं टफ पेपर रहते हैं, तो वो उनका काम ही होता है कि आपका जो भी आप एक तरीके से हवा में उड़ रहे हो ना, तो उसको एक तरीके से नीचे लाने के लिए, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन करने के लिए कुछ पेपर होते हैं जो थोड़े टफ बनाए जाते हैं। तो पर पेपर का अपना सिर्फ एक ही पर्पज़ है, वो है कि प्रैक्टिस। प्रैक्टिस हो गया, थोड़ा नॉलेज उससे ले लिया हमने, काम ख़त्म। बस पेपर का काम ख़त्म यहाँ पे। और डीमोटिवेट नहीं होना है। 50 से ऊपर मार्क्स आ रहे हो ना, मज़े मज़े से दो ये वाला अटैम्प्ट, निकल जाएगा। सर मेंस के लिए जो क्वेश्चन लिखते हैं उनकी सब प्रैक्टिस हमें कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए? मेंस के लिए जी सर। 2025 या 2024 का जी मेंस? सर। सर 5। 25 के लिए, उसके लिए आप पहले तो सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस अगर आपका कंप्लीट हो गया ना, तो फिर आप जो है PYQs, जो मेंस के PYQ हैं
उसको आप लिखने का कोशिश कर सकते हो। और फिर बाद में कोई आप चाहो तो टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हो। जैसे आपका सिलेबस ख़त्म हो ना तो आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, देन यू कैन जंप ऑन प्रीलिम्स। ठीक सर। वेलकम। आई होप सबके डाउट होंगे क्लियर। और कॉम्प्रिहेंशन में देखो दिक्कत है, सी सेट के ऊपर अपन एक सेशन लेंगे यार, पूरा एक सेशन लेंगे और 1 घंटे के अंदर अंदर मैं पूरी सी सेट में मतलब जो मेरी स्ट्रेटजी रहती है वही मैं बताने का आपको कोशिश करूँगा। ज्योति, हाँ बोलो ज्योति। हाय सर। हाँ सर एक्चुअली मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो ये है कि सी सेट में ना कॉम्प्रिहेंशन आप ये कह रहे हो कि 1 मिनट में ये पता लग जाएगा, बट वो नहीं लग रहा। कहीं पे पॉजिटिव वेव आ रहे हैं तो वो क्वेश्चन यूपीएससी गलत मान रहा है, उससे नहीं हो रही ठीक। जैसे आप कहना चाह रहे हो उतना आसान नहीं है सर, वो हमने करके देखा, प्रैक्टिस नहीं जा रही उतनी एक्यूरेसी। पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, कोई वीडियोज वगैरह या कुछ हो तो बताइए आप। यार देखो, कॉम्प्रहेंशन के लिए मतलब बेसिकली देखो मैं तो कोई वीडियो लेक्चर ऐसी सीरीज़ मेरे दिमाग में तो नहीं है, पर यार देखो कॉम्प्रहेंशन के लिए मेरे हिसाब से है ना आपका मतलब आप प्रैक्टिस से ही आएगा यार। देखो कॉम्प्रहेंशन से आपको एक डायरेक्शन मिलेगी। जो भी आप ऑप्शंस वगैरह पढ़ोगे ना, ऑप्शंस हो गए या कॉम्प्रहेंशन को आप 1 बार 2 बार पढ़ोगे तब जाके आपको वो अंडरस्टैंड करने में। देखो इस बार टफ आ रहा है क्वेश्चन, इस बार कॉम्प्रहेंशन टफ आ रहा है रिलेटिवली। वो एक बार पढ़ने से तो देखो थोड़ा मुश्किल से ही हो पाते हैं, कुछ एक हो जाते हैं 50% 60% हो जाते हैं एक बार पढ़ने से, है ना। बाकी कि आप कॉम्प्रहेंशन को 2 बार पढ़ो और उसका एंड क्रक्स क्या है वो देखो। आप जो है ना मतलब आप 2 ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर लोगे एक बार पढ़ने के बाद, बाकी अगर 2 में अगर डाउट हो ना तो फिर वो अपना 50-50 की रेंज में चले जाते हैं वो क्वेश्चन। तो वो रिलेटिवली कॉम्प्रहेंशन टफ क्वेश्चन होते हैं, कॉम्प्रहेंशन थोड़ा टफ होते हैं। और साथ में आप कॉम्प्रहेंशन में ना यूपीएससी की जो आंसर किया है ना उसी को ही फॉलो करना, ये कोचिंग वगैरह के आंसर की बिल्कुल फॉलो मत करना, किसी काम की नहीं है। एक बार पढ़ो 2 बार पढ़ो, उसका मेन क्रक्स क्या है वो आप ढूंढने का ट्राई करो। और थोड़ा एलिमिनेशन आप लगाओ कि नहीं यार ये तो बिल्कुल ही कॉम्बिनेशन में से कोई बात नहीं लिखी हुई, तो बिल्कुल ही ऐसे ही गप्पे मार रखा है, तो उसको फिर आप एलिमिनेट कर दो। तो वहाँ से देखो ये 4-5 चीज़ें जब मिलती है ना तभी जाके एक सवाल बनता है। ऐसा इसका नहीं कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ नॉलेज, अगर आपको नॉलेज बेस पर अगर होता तो मैं डायरेक्टली आपको कह देता कि ये नॉलेज बेस है या इसके लिए ये बुक पढ़ो, इसके लिए ये सोर्सेज है, ये करो। सी सेट के लिए ऐसा कुछ मेजर सोर्सेज है ही नहीं, ना ही सोर्सेज, और आप भले ही सोर्सेज आप फॉलो कर लो, सवाल ऐसा अगला जो है अगली बार वापस उल्टा सवाल ही आएगा। पैटर्न वही है, पैटर्न यूपीएससी वही पैटर्न रख रही है, बट सवाल नए नए जनरेट करते जा रही है। तो उसके लिए कोई सोर्सेज भी नहीं कि मैं आपको सोर्सेज भी बता दूँ, अब बस आपको प्रैक्टिस ही कर सकते हो आप। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ के जो क्वेश्चंस हैं उसको आप देखो, उसमें किस टाइप से जो है कॉम्प्रिहेंशन को सोल्व कर रखा है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रखे हैं, वहीं से देखो मेजर थीम आपकी निकल के आएगी, मेजर कॉन्फिडेंस वहीं से आएगा, प्रैक्टिस है। ओके, थैंक यू सर। सर माय लास्ट 2 क्वेश्चन, फिर मैं अपनी वाणी को अंतिम वो देना चाहूँगी। एक्चुअली मेरे को ये पूछना है कि लाइक जैसे ये है कि आपने बताया कि हाई बिल्डिंग एरियाज ये वगैरह करने हैं, ठीक है। तो मान लो कि वो तो करने हमें, और जो बाकी बच गया वो भी करना है फिर हमें, मतलब या उस पे एक रीडिंग पे ही मतलब वो कर दे फिर। देखो आप अपनी 80% एनर्जी इसी पे लगाओगे, 70 to 80% एनर्जी यहीं पे लगाओगे, है ना। लेकिन अभी आपको पता है कि इन्वायरमेंट में करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और करंट अफेयर के लिए पीटी 365 भी आ गई है, तो आप उसको भी एक बार रीड करोगे, 2 बार रीड करोगे, 2-3 बार तो आप एटलीस्ट रीड करोगे ना, तभी तो जाके आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पता लगेगी। आप समझ रहे हो मेरी बात को। हाँ इन ये राइट। जैसे ये टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं, इनके रिगार्डिंग अगर कुछ मेजर अमेंडमेंट हुआ हो इन्वायरमेंट में वो क्या है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पहला ही है वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड एक अभी अमेंडमेंट हुआ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। कुछ पोल्यूशन या इकोलॉजी से रिलेटेड जैसे कि अभी कुछ न्यू रामसर साइट्स डिक्लेयर की गई है, तो वो कहाँ पे है देख लो उनके उनके बारे में। या कुछ बॉडी है, कोई नई बॉडी बनाई हो गवर्नमेंट ने, वो देख लो। कुछ कोई नया कॉन्सेप्ट इमर्ज हो के आ रहा है, कोई बढ़िया स्पीसीज अगर न्यूज़ में हो वो आप देख लो। समझ रहे हो ना बात को। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, 2022 में या 21 में, है ना। आपने ये केस सुना होगा कि किसी ने शायद हाथी के ऊपर पटाखे वटाखे फोड़ दिए, या हाथी को उन्होंने कुछ अमोनियम सल्फेट खिला दिया, बारूद खिला दिया। कर्नाटक साउथ की ये इंसिडेंट है। तो फिर बाद में उस एलिफेंट की डेथ हो गई।
तो उस टाइम एलिफेंट बहुत न्यूज़ में था और एलिफेंट के ऊपर डेडिकेटेडली क्वेश्चन आ चुका है ना। चलो ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। चलो ठीक है, आप सेशन को एंड करते हैं और आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग। ये वीक पूरा इन्वायरमेंट को आप दे सकते हो अच्छे से, और जो नेक्स्ट वीक है उसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आर्ट एंड कल्चर जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो गई है। चलो सर ठीक, सबको गुड नाइट। गुड नाइट सर।